हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 97 तक कर लिया था। ओके, सो अभी हम 97 एंड 98 से स्टार्ट करेंगे। इन एन आइडियल ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मतलब ओपैम का फुल फॉर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मतलब CMMR, इसको हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, सॉरी CMRR है, ठीक है, CMRR। तो इसके बारे में हमको यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, मैंने CMMR लिखा था, जबकि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है तो इसको हम बोलेंगे CMMR। इज मतलब जो ऑपरेशन, एक आइडियल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ओपैम होता है, उसमें जो CMRR की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। हमको आइडियल के बारे में बात करना है क्योंकि यहाँ पे आइडियल की बात हो रही है। तो इन्फिनिटी, 0, 1, 1, नन ऑफ द अबव। तो देखो, एक आइडियल जो ओपैम होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखो, जो पहला, ओपन लूप वोल्टेज गेन, ये कितना होता है आपका, इनफाइनाइट, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस, ये कितना होगा, इनफाइनाइट। थर्ड है आउटपुट इम्पिडेंस, ये कितना होता है, 0। फोर्थ होता है, देखो, ऑफसेट वोल्टेज, ये कितना होता है आपका, 0। ओके, नाउ देखो, अब होता है आपका, ये कितना था, फोर्थ था ना, फिफ्थ था, क्या था ये, फोर्थ था। फिफ्थ में देखो, ऑफसेट वोल्टेज हो गया। बैंडविड्थ जो होता है वो कितना होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये कितना होता है, ये होता है इनफाइनाइट। स्ल्यू रेट कितना होता है, ये होता है आपका इनफाइनाइट, ठीक है। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो कितना होता है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, जिसको हम बोलते हैं PSRR। जैसे ये CMRR है, ये PSRR होता है, ये होता है आपका हमारा 0। तो ये मैंने ऐसे तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ओपैम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ पढ़ा जाता है। तो ये मतलब एक आइडियल ओपैम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे एक आइडियल गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वैसे ही एक आइडियल ओपैम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये आइडियल केस है, ठीक है। आइडियल केस में ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसमें देखो, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि CMR कितना होता है, तो ये होता है आपका इनफाइनाइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये सब मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर इसमें ही आधा घंटा चला जाएगा। इस जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये एक्चुअल में क्या क्या होता है। हाँ, मतलब ये CMR का क्या मतलब है, स्ल्यू रेट का क्या मतलब है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो का क्या मतलब है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बस ये लिखवा दिया था कि आप जब इस पेपर्स को सॉल्व करो तो आपके पास ये रहे, क्योंकि अगर मान लो कि अगली बार अगर मान लो कि PSSR की वैल्यू पूछ ले या स्ल्यू रेट कितना होता है वो पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखवा दिया है। ओके, देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। एक माइक्रो प्रोसेसर है 8085, जो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें इनमें से बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। मतलब एक माइक्रो प्रोसेस का इनमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से, डाटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप, मेमोरी ट्रांसफर ग्रुप, इनमें से कौन सा, मतलब इन चारों में से कौन सा जो है वो इसका इंस्ट्रक्शन सेट में नहीं आता है। तो देखो,
जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है ना, उसमें मतलब माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन सा होता है? तो जैसे पहला है कि डेटा ट्रांसफर ग्रुप, तो ये है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप, ये भी है। ब्रांच कंट्रोल ग्रुप, ये भी है। मेमोरी ट्रांसफर ग्रुप, नहीं, मेमोरी ट्रांसफर ग्रुप जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि वो इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, इसका ये इंस्ट्रक्शन मतलब ये नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन डी है वो नहीं है, तो इसमें हमें नॉट ही पूछ रहा है। ये सारे इसके इंस्ट्रक्शंस में आते हैं पर ये नहीं आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 99 है, ये 102, हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है। देखो, एन चैनल सिलिकॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एक एन चैनल सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन फेट है, ठीक है, फेट है। तो इसमें बोल रहा है कि एक एन चैनल मतलब सिलिकॉन का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब जिसका जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एक मटेरियल है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसलिए हम एप्सिलॉन आर लेना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 है, ठीक है। कौन सा है ये एक फेट है। किस टाइप का फेट है? एन टाइप का, ठीक है। जैसे पी टाइप का भी होता है ना, तो ये एन टाइप का फेट है। इसमें अल्फा की जो वैल्यू दी हुई है, मतलब जो चैनल का विड्थ दिया हुआ है वो हमको कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻6 मीटर इज डॉप्ड विथ 10⁻21 ई एम का पावर क्यूब। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 10 का पावर क्यूब, ऐसा, ठीक है। मतलब एक हमने ऐसे मटेरियल से इसको डॉप्ट किया, मतलब डॉप्ट करने का मतलब है कि इसमें ऐसा एक मटेरियल हमने मिक्स किया है जिसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितना है? 10⁻21, ठीक है। डॉपिंग, जो भी डॉपिंग हमारा है। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे हमें एप्सिलॉन की वैल्यू भी दी हुई है, देन हमें पिंच ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? अल्फा का स्क्वायर क्यू एन डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमें पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू, जो अब आप फेट पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये इक्वेशन आपको मिलेगा कि पिंच ऑफ वोल्टेज की जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज की जो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कितना होता है। तो देखो यहाँ पे जो n क्या है, ये हमारा डॉप्ड मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। डॉप्ड मटेरियल, जो मटेरियल हमने डॉप्ट किया, तो यहाँ पे डॉप्ड मटेरियल का डेंसिटी कितना है? 10⁻21, क्लियर। अल्फा की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻⁶। अच्छा देखो, ये मीटर में है और ये भी मीटर क्यूब में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 8.85 × 10⁻12। और क्या चाहिए हमको? क्यू, ठीक है। तो क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे वीपी की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आराम से, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब कुछ कन्वर्ट करने के लिए भी इसमें नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये अल्फा की वैल्यू भी मीटर में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमें मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। तो जगह 10⁻⁻6 का स्क्वायर 1.6 × 10⁻19, एन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻21 डिवाइडेड बाई 2 × 8.5। अच्छा यहाँ पे देखो, ये तो एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई ना हमें, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 नहीं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना एप्सिलॉन की वैल्यू। ये आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने इसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा ना, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये पढ़ा होगा ना कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये कितना होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर होता है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। हाँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू इतना मल्टीप्लाई दिस, तो ई आर की वैल्यू मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे एक 12 होगा। ठीक है, 12 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो ये कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। अब हम सबसे पहले ना पावर को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जो क्वेश्चन में ना हमें ये वोल्ट में दिया हुआ है जो हमारा ऑप्शन है, तो ये जो हम लेकिन हमारा ये जो ऑप्शन आएगा इसमें हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आएगा, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम तो इसको, अच्छा पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। देखो ये 12 से ये 12 तो कैंसिल हो गया, हाँ, और आपका सॉरी, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों आएगा, ये तो कूलम में है ना, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा, हाँ वोल्ट में ही आएगा। हमें इसे कन्वर्ट अब कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें पूरा अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब 7.8 6.8 8.6 ऐसे 9.6 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे मैं अच्छे से कर, मतलब ये तो कूलम में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा, वोल्ट में ही आएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रहता तब हमें वहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा। तो देखो ये तो 19 है, ये 21 है, तो ये तो 10⁻³ हो गया, और ये 10⁻⁻12 से ये 10⁻⁻12 कैंसिल हो गया। अब हमें इसको करना है, तो 1.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8.85। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो चलो, क्योंकि कैलकुलेटर तो 1.54 नहीं 15.4, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, रुको मैं करती हूँ। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अच्छा ये देखो 8 2 जा 16, तो 0.2। क्लियर, और कुछ ये 2 से हो सकता है, लेकिन छोड़ देते हैं इसको। तो कितना हो गया, 0.6 डिवाइडेड बाई, इट इज़ 0.6 डिवाइडेड बाई 8.85। अच्छा रुको अब इसको कैलकुलेट करने दो, 0.6 है ना, तो हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो 600 डिवाइडेड बाई 885। देखो ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 885, तो 885 करो तो ये जाएगा 60 0 0 0 8 6 7 जा तो नहीं होगा, क्योंकि 50 नहीं 8 6 जा, तो ये हो जाएगा 33 15 53, ये 0 हो गया, और ये 9 10 9 9 9 6 हो गया, ये
मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 6 है, 69 है, तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, डेसिमल है तो। और ये इट्स 64 नहीं 67 होगा साथ, क्योंकि 64 तो 6, 67, 68, 69, 70 नहीं 70 नहीं, तो 7 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हमें 2 डेसिमल तक ही चाहिए, ठीक है, हो गया, इतना ले लो। तो ये हो जाएगा हमारा 0.067 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 1 2 कुछ तो गलत कर रहा है मैंने, अच्छा ये 3 नहीं होगा ना, ये 21 है, तो ये 2 होगा यहाँ पे, ये भी 2 होगा, क्योंकि 19 माइनस 21 माइनस 19 तो 2 होगा ना। तो यहाँ पे ये 2 है, तो 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 6.7 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। देखो ये यहाँ पे ना थोड़ा डीप में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा मतलब उस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6.7 आ रहा है, आगे भी अगर हम करते तो हो सकता है कि यहाँ पे 5 या 6 ऐसा कुछ एक वैल्यू थर्ड पे आ जाता, तो ये राउंड ऑफ होके ये 6.8 हो जाता। लेकिन हमें तो 2 डिजिट तक चाहिए, तो चलो ठीक है, 6.8 हमारा करेक्ट है। यहाँ पे ये गलती कर दिया था मैंने, ये 21 माइनस 19 3 नहीं होगा, 2 होगा ना, 21 माइनस 19 2 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर नंबर बी करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस पिंच ऑफ वोल्टेज की जो वैल्यू रखनी थी, और इसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ऐसे आपने ये इलेक्ट्रोस्टैट में डाइलेक्ट्रिक में पढ़ा होगा। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक मैं बात बता देना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 101 है, 104 है, 106 है, ये सारे क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पेपर में आप देख लेना, ये तीनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सिम्पसन वन थर्ड को यूज़ करके निकालना है, एक ट्रेपेजॉइडल लॉज को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ना मैंने यहाँ पे नहीं कराया, क्योंकि एक तो वो इतना लेंदी होता है, दूसरा एग्ज़ाम में भी आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना तो मतलब मुझे तो लगता है एक क्वेश्चन है, जैसे आप देखना 1 log 1 + cos 3x ऐसा समथिंग एक प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर यूज़ भी करे तो 1 घंटा तो इसको सॉल्व करने में लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने ये तीनों न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तीनों मैंने यहाँ पे नहीं कराया है। आप भी पेपर में करोगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, आप गेस करके टिक कर देना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ट्रिक व्रिक पता हो तो आप मुझे भी बता देना। मुझे तो मतलब सॉल्व करने का तो कोई ट्रिक हमको नहीं पता है। हाँ, जो थ्योरेटिकल बेस्ड के ऊपर, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्योरी के ऊपर बेस्ड करके जो क्वेश्चंस है वो मैं करा दूंगी, वो इसमें है, वो मैं करा दूंगी। और मैं आपको बता भी दूंगी कि वो जैसे फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला किसके ऊपर रहेगा, किसके ऊपर नहीं रहेगा, या कैसे उसको यूज़ करना है, तो वो मैं बता दूंगी। या फिर जो जैसे तो मैं तो बोलूँगी आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो थ्योरी है, कि जैसे ट्रेपेजॉइडल का क्या फॉर्मूला होता है, उसका जो ट्रंकेटेड एरर होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओ, क्योंकि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। लेकिन न्यूमेरिकल मैंने नहीं करा है, और मैं सजेस्ट करूँगी अगर हाँ आपको कोई ट्रिक पता है तो ठीक है, कि जिससे कम टाइम में सॉल्व हो जाए, नहीं तो आप गेस करके कर देना, क्योंकि वो बिना कैलकुलेटर के। और मुझे लगता है एक एग्ज़ाम में 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम देने का क्या मतलब है, पता नहीं लोग कैसे पेपर सेट करते हैं। हाँ, थ्योरी बेस्ड है, तुरंत कर दिया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल, जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएँ, इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है, मुझे ठीक से याद नहीं है, अब इसको हम सॉल्व करने जाएँ न्यूमेरिकल एनालिसिस से, तो मुझे लगता है कैलकुलेटर रहते हुए भी फिर हमको 1 घंटा टाइम लगेगा। हाँ, 1 दे दिया ठीक है, पर 3 काफ़ी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 102, द नेचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर है, कैसे पता चला? क्योंकि ये
ये 2 टाइम्स मतलब डेरिवेटिव है, तो इसलिए हम इसको सेकेंड ऑर्डर बोल रहे हैं। ये एक हमारा सेकेंड डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा है। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका नेचर कैसा है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक नोट्स में बता देती हूँ कि देखो, नोट करो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड आप बोल दो या जनरल बोल दो या फिर जनरल बोल दो, कि जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ए डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल यू स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस सी डेल यू डेल वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स, यहाँ पे एक्स होगा, डेल एक्स डेल वाई, ये वो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये और ये मिलके स्क्वायर ही देंगे ना, यू वाई स्क्वायर और प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखो पहला क्या होता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, तो वो क्या देगा, फिर इक्वेशन जो है वो क्या होगा, वो इलिप्टिकल होगा। सेकंड क्या है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा, पैराबोलिक होगा। थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब ये हमको क्या देगा, तब हमको देगा हाइपरबोलिक, सॉरी बी है हाइपरबोलिक, ठीक है। अब देखो, अब हम अपने वाले इक्वेशन, हमारा वाला इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर 4 डेल यू डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं है, प्लस डेल यू डेल वाई इज इक्वल्स टू 3। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी है, ये a है, ये इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, ये इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो a क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 1, b क्या होगा, b इज इक्वल्स टू 4, और c क्या होगा, c इज इक्वल्स टू 3। और देखो ये क्वेश्चन में c हमारा क्या है, 3 है, बाकी ये सारी वैल्यू क्या है हमारी d में आती है, तो इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है क्योंकि हमें तो b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। अब देखो b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, हाइपरबोलिक। ये जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा है, हाइपरबोलिक है। आप ये याद रखना क्योंकि हो सकता है कि इस बार हाइपरबोला के लिए पूछे, कभी पैराबोला पूछ दे, कभी इलेक्ट्रिकल पूछ दे, तो इसलिए तो ये हाइपरबोलिक है। ये वाला इक्वेशन जो है वो हमारा हाइपरबोलिक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारा हाइपरबोलिक आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो है ये एक्चुअली वो टेंसर में आता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लुईस वीटा टेंसर, मतलब इसका जो स्पेलिंग है ये जो है ना, ये हम इसको बोलते हैं, जैसे मान लो IJ के ले लो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि लुईस, इसकी स्पेलिंग ये होती है सिविटा टेंसर, ठीक है, ये होती है लुईस सिविटा टेंसर। इसका प्रॉपर्टी क्या है, IJK है, तो ये होगा 1 कब, जब साइक्लिक हो एंड I नॉट इक्वल्स टू J इक्वल्स टू K, -1 है जब एंटी साइक्लिक हो एंड I नॉट इक्वल्स टू J इक्वल्स टू K, एंड 0 हो जब
मतलब आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू के हो जाए, या फिर आई इक्वल्स टू जे हो जाए या के हो जाए, मतलब इस टाइप का कुछ भी हो जाए तो ये इसकी वैल्यू जीरो होती है। अगर आई जे के साइक्लिक है, मतलब आई जे के ऐसा मूव कर रहा है, तब तो ये 1 की वैल्यू देगा, और नॉट इक्वल हो, मतलब आई की वैल्यू 1 हो और जे की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, तब तो ये 1 होगा। अगर ये एंटी साइक्लिक है, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है तब, और 1 2 3 ऐसा वैल्यू है, तो ये एंटी साइक्लिक होगा। और जीरो हो, जब ये तीनों इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखो इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इधर स्पेस है क्या? हाँ है। चलो देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होता है कि पहला समेशन ओवर आई इज इक्वल्स टू 1 to 3 आई जे के आई एम एन इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे एम डेल्टा एन, ठीक है, और माइनस होगा ना शायद, हाँ माइनस, सॉरी ये डेल्टा नहीं होगा, ये डेल्टा नहीं होगा, ये एन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये एम है ना तो इसलिए ये एन होगा। और यहाँ पे होगा आपका माइनस डेल जे, नहीं ये आई जे के है ना, आई एम एन है, तो इसके लिए फिर इसका फिर माइनस ऐसे आएगा। अच्छा हाँ, क्या होगा, डेल्टा जे एम डेल्टा एन, ये डेल्टा एन, ठीक है, और ये हमारा होगा एन, ये एन है तो ये के होगा, और ये होगा डेल जे एन डेल एम के, क्लियर। एक बार ये आएगा, जैसे एक जे एम आया तो ये एन के आएगा, और यहाँ पे जे एन आया तो यहाँ पे एम के आएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी होती है, उसको हम बोलते हैं कि समेशन ओवर आई जे के 1 से लेकर 3 तक आई जे, सॉरी यहाँ पे एल एम है ना, तो एल एम समेशन आई जे एल एम इज इक्वल्स टू होता है 6, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 6 आती है। ये कहाँ से आती है, वो इसकी वैल्यू जो आती है वो कहाँ से आती है, वो हमारा टेंसर से, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म से करके ये वैल्यू हमारा आता है। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो ये थर्ड है, समेशन ओवर m इक्वल्स टू 1 to 3 समेशन ओवर n इक्वल्स टू 1 to 3 आई एम एन जे एम एन इज इक्वल्स टू होता है 2 आई डेल्टा आई जे। इसमें क्या डेल्टा आई जी की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होगी जब आई इक्वल्स टू जे होगा, और 0 होगी जब आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा, ठीक है। तो ये एक हमारे, ये तीनों हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको आपको इसी प्रॉपर्टी में से एक पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अच्छा ये आपको समझ में आया ना, ये एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा ये जो मतलब जो लुईस विटर टेंसर है ना, इसको हम बोलते हैं प्रमुटेशन टेंसर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आती है और इसकी जो वैल्यू आती है ना, मतलब जो अच्छा उतना डिटेल में छोड़ दो, मतलब इसको पहले वो मैट्रिक्स में फॉर्म करके फिर वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, अब वो सब आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ लेना। बस ये प्रॉपर्टीज़ आप याद रखो कि इसकी क्या वैल्यू, जैसे ये डेल, देखो यहाँ पे ये डेल जे एम डेल एन के माइनस डेल जे एन, जैसे मैं देखो एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये इसका एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। इसका तो ठीक है, इसकी वैल्यू ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका आप देखो, देखो जैसे आई जे के है, आई एम एन है,
मान लो कि आई की वैल्यू 1 से 3 होनी चाहिए, तो आई की वैल्यू मान लो 1 हो गई, जे की वैल्यू मान लो 2 हो गई, आई जे के मतलब सबकी वैल्यू 1 से 3 ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अब देखो मैंने बोला कि मान लो कि आई की वैल्यू 1 हो गई, 2 की वैल्यू, जे की वैल्यू 2 हो गई, के की वैल्यू 3 हो गई, एम की वैल्यू हमारी 3 हो गई, एन की वैल्यू 2 हो गई। अब तो इसका किस तरीके से वैल्यू आएगा, देखो आई एम मतलब आई है और एम है यहाँ पे, तो आई का मान लो 1 है, एम का 3 है, तो इसकी वैल्यू हमको कितना दे देगा, ये दोनों डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। एन के है तो एन की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 3 है, तो डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पे जे एन है तो जे एन, जे की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, तो ये 0 हो गया। ये भी हमारा m की वैल्यू कितनी है 3 है, k की वैल्यू भी 3 है, तो ये भी हमारा 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तब यहाँ पे 1। ये इस तरीके से ही काम करता है, मैंने ये बस एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, मतलब डेल की जो वैल्यू होती है, मैंने उधर बताया कि डेल आई जे का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। कब होगी 1? जब ये दोनों इक्वल हो जाए, आई और जे इक्वल हो जाए। और अगर इनकी वैल्यू 0 होगी कब? जब ये दोनों वैल्यू मतलब इक्वल नहीं है। क्लियर? लुईस विटे टेंसर का वैल्यू 1 होता है जब नॉट इक्वल है लेकिन साइक्लिक होना चाहिए, -1 नॉट इक्वल है लेकिन एंटी साइक्लिक होना चाहिए। उस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया? ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 105, Simpson's 1/3 rule gives the exact value of polynomial when its degree। देखो मैंने पहले ही बताया था कि मतलब जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम हैं उसको मैंने स्किप किया था, ये क्या उसका थ्योरी प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो सिम्पसन्स 1/3 है, हाँ, वो कब देगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इनमें से एग्जैक्ट पॉलिनोमियल जो है वो कब देगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है? अगर कोई पॉलिनोमियल है, इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि उसमें एरर कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर हमें किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो ये कब पॉसिबल है? अगर मान लो कि जैसे मान लो कि ये 5 है, 5 किलो है, तो 5 किलो का 5 किलो ही आए, इसके लिए क्या इसमें इसके मेजरमेंट में कोई एरर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे 5 किलो मान लो चीनी चाहिए, ठीक है। मैंने दुकानदार को बोला कि आप मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो वो 5 किलो चीनी जब तौल रहा है तो वो एग्जैक्टली 5 किलो कब होगा? वो चीनी एग्जैक्ट 5 किलो कब होगा? जब उसके मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं हो। हाँ, अब उसमें कैसा एरर? मशीन को तौलने में कोई एरर हो सकता है, उसके मेज़र करने में कोई एरर हो सकता है, उसके जो हमारा जो मतलब मान लो कि जिस पैकेट में वो चीनी दे रहा है उसका वेट उसने माइनस नहीं किया, तो ये बहुत सारे एरर हैं। तो एग्जैक्ट 5 किलो चीनी कब होगा? जब हमारा एरर जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इज इक्वल टू 3 ओनली व्हेन इट्स डिग्री, जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, इक्वल टू 3 हो, इज लेस देन 3 ओनली, ओनली ग्रेटर देन 3 ओनली, इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो देखो जो सिम्पसन्स 1/3 होता है ना, उसमें जो एरर का जो वैल्यू होता है, इसको हम ट्रंकेटेड एरर बोलते हैं, ये लेस देन इक्वल्स टू होता है एक्स बी माइनस ए का बी माइनस ए बाई 1 होता है ना, हाँ, बी माइनस ए बाई एन का, सॉरी, बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए बाई एच का पावर 4, ठीक है, बी माइनस ए बाई एच का पावर 4। और एच क्या है हमारा? एच हम बोलते हैं कि स्टेप साइज है, सॉरी, और यहाँ पे एक 180 होगा, ठीक है।
एच क्या है हमारा, स्टेप साइज है, तो एच की वैल्यू कितनी होती है, बी माइनस ए बाई एन। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू 4x बी माइनस ए बाई 180, ये b माइनस ए का पावर 4 n का पावर 4, तो ये हो जाएगा b माइनस ए का पावर 5 180 और n का पावर 4। और यहाँ पे अच्छा, ये f4 का क्या मतलब है कि 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। तो अब देखो ये जो एरर है ये ज़ीरो कब होगा, ये मैंने बोला कि ये एरर जो है ना फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, मैं यहाँ पे देखो बोलती हूँ कि फॉर एग्जैक्ट वैल्यू एरर इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ 0 कब होगी, जब जो पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल मान लो हमारे पास एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स क्यू 2x, ठीक है, तो ये चीज़ 0 कब होगी, हाँ सिम्पसन्स 1/3 में ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव जो है, जब हम इसको 4 बार डेरिवेटिव करें तो ये 0 हो जाए। जैसे इसको एक बार आप डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा देखो 3x² माइनस 2, ठीक है। एक बार और करो, जैसे ये ट्वाइस करो, ये पे डबल डैश, तो ये हो जाएगा 6x। एक बार और करो तो ये हो जाएगा 6, और 4 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 है तो 0, ठीक है। यानी कि हमने इसको 4 बार डेरिवेटिव करा तो ये क्या हो गया, हमारा वैल्यू 0 हो गया, हुआ ना, ये 4 बार डेरिवेटिव करने से ये 0 हुआ। यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होना चाहिए उसका डिग्री कितना होना चाहिए, या तो 3 हो या 3 से लेस हो, तभी तो ये वैल्यू 0 देगा ना। मान लो कि अगर ये x का पावर 4 रहता तब तो ये 5 बार डेरिवेटिव करने से, एक बार मान लो डेरिवेटिव मैंने करा तो ये 4x³ हो गया, दोबारा मैंने करा तो ये हो जाएगा 12x², थर्ड टाइम मैंने करा तो ये हो जाएगा 24x, और फोर्थ टाइम मैंने करा तो ये 24 हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा तब ये 0 होगा। तो यानी कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो या 3 से कम हो उसी के लिए एरर जो है वो 0 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है। तो ये पावर 4 है, और मैंने पहले बोला कि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एरर हमेशा 0 होना चाहिए। और 0 कब देगा, जब उस पॉलिनोमियल का मतलब जो डिग्री है वो या तो 3 हो या 3 से लेस हो। अगर 4 हुआ या 4 से ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब 4 बार डेरिवेटिव में 0 तो नहीं देगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन में पहले बोल रहा है इज इक्वल टू 3 ओनली, नहीं 3 से इक्वल ठीक है, 3 ठीक है, लेकिन 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। इज लेस देन 3 ओनली, नहीं लेस देन भी 3 नहीं, क्योंकि वो 3 के इक्वल भी अगर होगा तो भी कोई बात नहीं, मतलब 3 भी हो सकता है। इज ग्रेटर देन 3, नहीं, जब ग्रेटर देन 3 होगा तब तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा ही नहीं। इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बाकियों का लिख देती हूँ कि जैसे ये तो था सिम्पसन्स 1/3 का था कि पॉलिनोमियल के लिए, एक और पॉलिनोमियल के लिए होता है सिम्पसन्स रूल, और एक होता है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। इन सबको फॉलो करके भी तो हम पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि मान लो कभी आगे एग्जाम में उनके लिए पूछे तो कैसे करना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, आप याद रखना। देखो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए मतलब जो हमारा एक और मेथड है ट्रेपेजॉइडल वाला जो रूल है, उसमें क्या होता है कि एरर जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए b माइनस ए बाई 12 n², ये b³ h² f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। मतलब यहाँ क्या होना, सॉरी यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पॉलिनोमियल सॉरी डिग्री
ऑफ पॉलिनोमियल should be less than or equals to 2, सॉरी 2 नहीं 1, या तो 1 हो या 1 से लेस हो, ठीक है। तो ये ट्रेपेजॉइडल का है और वो क्या था, सिम्पसन्स का था, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आप बता देंगे। और एच इसमें स्टेप साइज होता है और ये इसका एरर का फॉर्मूला होता है। मतलब ये थ्योरी वाला था, तो थ्योरी वाला मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, consider the heat flow in a metal plate. The equation of temperature distribution with time is this, the value of alpha. अच्छा, ये तो बस हमारा हीट इक्वेशन है। अगर आपको हीट इक्वेशन याद है तो आप आराम से इसको, ये जो है ना डेल यू बाई डेल टी इज अल्फा स्क्वायर डेल यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू डेल वाई स्क्वायर, ये ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा। ये है हमारा टाइम डिपेंडेंट हीट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा टाइम डिपेंडेंट हीट इक्वेशन है। और इसमें देखो, जो इसमें अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है ना, वो होती है के बाई रो सी, ठीक है। ये जो अल्फा स्क्वायर है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है के बाई रो सी, जिसमें के को हम बोलते हैं डेंसिटी, सॉरी के को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी। रो है हमारा डेंसिटी और सी है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमको कि जैसे कि मतलब जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमको पूछ रही है। ये जो यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो, ये अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर के बाय रो सी। देखो ऑप्शन में रूट ओवर के बाय रो सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये आपने ये वाला हीट इक्वेशन ना आपने थर्मल फिजिक्स में ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, वहाँ पे ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इफ फेज स्पेस इन एन एक्स डायमेंशनल स्पेस द वैल्यू स्पेस एक ही दी होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, फेज स्पेस है, ठीक है, इन एन एक्स डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये कितना डायमेंशनल होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन में ना मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा और क्या डिटेल में नहीं है, या मैं ऐसे अपने कॉन्सेप्ट से बता देती हूँ। देखो, एक पार्टिकल है, एक मान लो पार्टिकल है हमारा, ठीक है, इन 3D स्पेस। अगर एक पार्टिकल हमारा 3D स्पेस में घूम रहा है, ठीक है, तो इसमें n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें टोटल इसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 6 कोऑर्डिनेट होंगे। क्योंकि वो फेज स्पेस में है। अगर एक पार्टिकल 3D में है तो यहाँ n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। एंड टोटल कोऑर्डिनेट उसके कितने हुए, टोटल कोऑर्डिनेट इन 3D फेज स्पेस। कि एक पार्टिकल मान लो कि ये हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये हमारा मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। एक पार्टिकल यहाँ पे है ना, तो इसका क्या होगा, एक्स पी ऐसे होगा। तो मान लो कि ये 3D है, तो 3x और 3p कोऑर्डिनेट होंगे इसके। मतलब एक पार्टिकल एक वन डायमेंशनल में 2 कोऑर्डिनेट है, एक पोजीशन कोऑर्डिनेट एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट।
तो अगर वो एक पार्टिकल 3D में है तो उसके कितने हो जाएंगे, टोटल कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 6 होंगे। कैसे, 3 जो होंगे वो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड 3 क्या होगा, मोमेंटम कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा ना। 3 पोजीशन हो गया, 3 मोमेंटम हो गया। तो यानी कि एक मतलब जो पार्टिकल है अगर वो 3D में है तो उसका हमारे पास क्या आ रहा है, अगर एक पार्टिकल 3D में है तो हमारे पास टोटल 6 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। और एक पार्टिकल अगर 1D में है, वन पार्टिकल इन 1D, वन पार्टिकल इन 1D में है तो उसके पास कितना आ रहा है, 2 × 1, दो कोऑर्डिनेट। मतलब देखो कैसे कि एक पार्टिकल किस में है, 1D कोऑर्डिनेट में है, हाँ, तो उसका कितना आ रहा है 1। और एक पार्टिकल 3D कोऑर्डिनेट में है तो ये कितना आ रहा है 6। तो यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि दैट इज, ये मतलब 2n है और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डायमेंशन। कैसे, अगर एक पार्टिकल 1D में है तो टोटल कितना आएगा 2D। अगर एक पार्टिकल 3D में है तो n = 3 और 2 × 3 तो दैट इज 6 आ रहा है ना, टोटल 6 हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि अगर एक पार्टिकल हमारा फेज, इफ अ फेज स्पेस इज एन x डायमेंशनल स्पेस द वैल्यू ऑफ x विल बी, अगर x डायमेंशनल है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 2n। क्यों, अगर मान लो कि x 1 डायमेंशनल है तो हमारे पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फेज स्पेस में, 2। अगर हमारे पास डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 3 है तो 6, इसलिए ये आंसर में 2n होगा। यहाँ पे x डायमेंशन की वो बात कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, ये मैंने कैसे 2n लिखा कि देखो एक पार्टिकल अगर हमारा 1 में मूव कर रहा है तो उसके पास 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने इसको 2n में रखा और n क्या है, नंबर ऑफ डायमेंशनल्स। क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1010, इसमें बोल रहा है कि हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन। अच्छा, इसमें हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन आपको बस बताना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ डिराइव, इसका डेरिवेशन तो है लेकिन अब डेरिवेशन तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। तो इसमें बस हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से इक्वेशन जो है वो हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना बताना है इस क्वेश्चन में हमको। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन तो यही होता है ना, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी हमको बोला है निकालने के लिए। तो जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो हम एक्चुअली निकालते हैं, मतलब जो हम डिराइव करते हैं, वो होता है हमारा E² n0 डिवाइडेड बाई मास और ε0। ठीक है, ये होता है हमारा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। अब देखो n0 क्या है, ये नंबर डेंसिटी है या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी तो वही होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन, तो ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कि नंबर डेंसिटी या फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में, लेकिन हमारा जो सॉरी ओमेगा ये रूट में आता है ओमेगा, तब ओमेगा स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा E² n0 m ε0। अब देखो ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है कि ऑप्शन में हमको बोल रहा है कि ये A है, ये B है, ये C, मतलब यहाँ पे देखो एक पाई टर्म है लेकिन, और यहाँ पे ये NZ है, तो ये n0 को ना यहाँ पे हम NZ ले लेंगे। मतलब हम यहाँ पे जो कि ऑप्शन में हमारा n0 की जगह NZ दिया हुआ है तो हम नंबर डेंसिटी में
NZ रख लेंगे, ठीक है, नंबर डेंसिटी में हम NZ रख लेंगे। तो भी यहाँ पे देखो एक पाई टर्म है और हमारा एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू नहीं है। तो जब हम ये जो हमारा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है ना, ये किस में है, SI यूनिट में। लेकिन हमारा ऑप्शन वाला जो है ना, ये किस में है, गॉसियन में, गॉसियन यूनिट में है ये, ठीक है। तो गॉसियन में क्या होता है कि SI यूनिट में जब हम SI यूनिट से गॉसियन में जाते हैं तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई हो जाती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4 पाई। तो यहाँ पे देखो, तो ऑप्शन हमारा गॉसियन में है, तो इसलिए हम इसको गॉसियन में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट इज E² NZ M 1/4 पाई, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई NZ E² M। आ गया ना अब हमारा आंसर। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखो 4 पाई आ रहा है ना हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये SI में था और हमें ऑप्शन था वो हमारा गॉसियन में था, तो हमको बस उसको गॉसियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, स्केलर पोटेंशियल फाई एंड वेक्टर पोटेंशियल A। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन ना ऐसे तो आसान है, ये तो मैं बस ये तो फॉर्मूला भी पता है तो बता देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अच्छे से डिराइव करके आपको बताऊँ। मतलब डिराइव करके इन द सेंस इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये 4 पाई है, ये तो मैं सोच रही हूँ कि इसको डिराइव करके बताओ, इसलिए पहले हम इसके पहले बाद वाला एक कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम करेंगे, क्योंकि फिर डेरिवेशन करें बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा, बोला कि मैम ये वाला क्यों नहीं आपने डिराइव किया, एक्चुअली ये ना बहुत ही लेंदी है, मतलब लेंदी इन द सेंस कि मतलब पूरा एक्सप्लेन कर करके कराना पड़ेगा। तो मैं ये करा देती हूँ, फिर क्योंकि इसको जैसे देखो मैं क्यों मैं बता रही हूँ, अगर मैं इसको सिंपली भी मैं आपको कराऊँ तो देखो यहाँ पे एक टर्म फाई का है, 2 टर्म है, 3rd टर्म है, तो इसको मुझे थोड़ा बहुत आपको डिराइव करके बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पूरा ही शुरू से एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी डेरिवेटिव करा दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स की कोई भी आप बुक लोगे ना, उसमें आपको आराम से इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स जब डिस्कस करेंगे तो बता दूंगी मैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो थोड़ा सा मतलब क्या लेंदी है ना, तो इसलिए उसको बाद में करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बोल रहा है कि मैक्सवेल इक्वेशन इनमें से कौन सा है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी करा रही हूँ पहले ताकि मैं यहाँ पे आपको गॉसियन बता दूंगी ना कि SI से गॉसियन में जब जाते हैं तो किस में क्या चेंज होता है, तो वो तब वो क्वेश्चन करना भी थोड़ा ईजी रहेगा। मैक्सवेल इक्वेशन दिया हुआ है हमको, ये सारा मैक्सवेल इक्वेशन है दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखो जो मैक्सवेल इक्वेशन है, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ पे 4 पाई तो मैक्सवेल इक्वेशन में आता ही नहीं है, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये हमारा गॉसियन में दिया हुआ है, ठीक है। और हम जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं वो हम SI में लिखते हैं, SI यूनिट में, इसीलिए यहाँ पे 4 पाई वाला टर्म आप देख पा रहे हो। अब 4 पाई देखो, जैसे अभी यहाँ पे 4 पाई बाई C वाला टर्म है, तो गॉसियन में थोड़ा SI से चेंज होता है। अब पहले मैं बता देती हूँ कि कौन से में क्या चेंज होता है। देखो गॉसियन यूनिट में ना, ये आपको दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो ये है हमारा SI यूनिट, ये हमारा गॉसियन यूनिट। देखो SI में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन में 1 होता है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि SI यूनिट में एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन में कितना हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है। म्यू जो होता है, म्यू नॉट, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई बाई C²। जो B होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये B पाई C हो जाता है, मतलब अगर SI में ये B है तो
मैग्नेटिक फील्ड में, अच्छा ये कभी कभी ना 4/c भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे c² है, ये कभी कभी 4/c भी होता है। और b जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, b/c में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब हम लिखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है एसआई में, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन इन एसआई, एसआई में ये क्या हो जाएगा और ये फिर गॉसियन में कैसा रहेगा, ठीक है। अब देखो, तो देखो डेल डी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हमारा मतलब चार्ज वाला मीडियम है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी ऑप्शन में भी ना ये रो है, यानी कि ये चार्ज लेस नहीं है, मतलब इसमें चार्ज है, ठीक है। तो देखो डेल डी इज, ये एक हो गया। दूसरा है ई क्रॉस इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। थर्ड होता है, इलेक्ट्रिक वाला तो खत्म, अब मैग्नेटिक में डेल बी इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ बी इज 0। एंड फोर्थ होता है हमारा डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी। अब देखो ये गॉसियन में कैसे कन्वर्ट होता है, ये हो गया। ये किस में हुआ, एसआई में। गॉसियन में देखो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये मतलब ये तो चार्ज डेंसिटी है और ये डी है हमारा, तो इसमें क्या होगा कि ये चला जाएगा हमारा डेल डी, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ डी इज 4π ρ, ठीक है। यहाँ पे ये बी है, तो मैंने पहले ही बोला था कि बी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी जो है वो सी में कन्वर्ट होता है, मतलब b/c में कन्वर्ट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू 1/c डेल v बाई डेल टी, मतलब b जो है वो किससे आ गया, b/c से आ गया। ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें तो ऐसे b है तो ये b/c हो सकता है, लेकिन फिर ये इधर जाएगा तो वो 0 ही है। यहाँ पे हम इसको b है ना, तो इसको हम b/c लिख सकते हैं, लेकिन फिर इधर जाएगा तो 0 है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा डेल डॉट b इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे देखो ये j है, ठीक है, तो j है और इसमें तो यहाँ पे एक 4π आ जाएगा, और ये d है हमारा, यहाँ पे एक d है हमारा ये यहाँ पे, और डेल t है, तो यहाँ पे एक 1/c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डेल क्रॉस एच, सॉरी एच टेंस इज इक्वल्स टू 4π/c j प्लस 1/c डेल डी बाई डेल टी। ये क्यों ऐसा है, ये हमने इसको गॉसियन में कन्वर्ट करा है इसी के लिए, ठीक है। ये एसआई यूनिट में मैक्सवेल इक्वेशन है, ये गॉसियन में मैक्सवेल इक्वेशन है। अब देखो, अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये प्लस सी होना चाहिए यहाँ पे, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ माइनस आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें देखो ये 4 है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 0, तो ये भी नहीं है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट है। ये आपको क्लियर तो हो गया ना कि मतलब ये मैंने कैसे किया है। गॉसियन में जब हम जाते हैं, मतलब एसआई से जब हम गॉसियन में जाते हैं तो किसमें क्या चेंज आता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिर मैक्सवेल इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब ये चीज़ आप याद रखोगे तो आगे हमको हेल्प होगी। मतलब वो जो पहले वाला क्वेश्चन हमारा छूटा था 112 वाला, तो वो जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ पे आपको ये हेल्प रहेगा कि डेल क्रॉस एच बाई 4/c j होता है, तो मतलब क्यों होता है, ठीक है। वहाँ पे आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया। देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1112। स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखता हूँ।
देखो क्या होता है कि जो गाउस लॉ होता है ना, गाउस लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, जीरो है। मतलब मैग्नेटिक, इसका इसका क्या मतलब है कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ जी का मतलब बी जीरो है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डाइवर्ज नहीं करती। डाइवर्ज इन द सेंस कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के मतलब दूसरे पॉइंट तक ऐसे नहीं जाती, मतलब उसका इस तरीके से वो मूव नहीं करती हैं। डाइवर्जेंस ऑफ जी बी का मतलब ये है। और एक हमने पढ़ा होगा कि देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आप मेरी बातें ना ध्यान से सुनना, मैं आपको ये जो बता रही हूँ एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो बहुत आप जगह पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत कुछ वो लोग बोलते हैं कि वेक्टर वेक्टर पोटेंशियल ये होता है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ये होता है। मैं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो चीज़ समझती हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मैग्नेटिक वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल का क्या मतलब है। ठीक है, देखो मैंने बोला कि जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है जीरो है, इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो इस तरीके से मूव नहीं करेगी। ये नहीं कि एक स्टार्टिंग, जैसे इलेक्ट्रिक जो चार्ज में जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस तरीके से मूव करती हैं, या तो ऐसे जाएंगी नहीं तो अंदर आएंगी, मतलब एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट तक ऐसे मूव। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरीके से मूव करता है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मूव करता है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर्ल, जैसे कर्ल का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी चीज़ को बोलें कि कर्ल ऑफ दिस, मतलब इस फील्ड का, जैसे मान लो कि जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज़ का कर्ल निकालना है, जैसे मान लो कि कर्ल ऑफ वेक्टर ए, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है कि इस वेक्टर में क्या हो रहा है, रोटेशन। मतलब ये जो वेक्टर है, अगर हमने मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए था, अगर हमने इसका कर्ल निकाल लिया तो इसका क्या मतलब है कि इसमें रोटेशन हो रहा है। इनफाइनाइटली, मतलब जो इनफाइनाइटली जो स्मॉल एक रोटेशन इसमें हो रहा है। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी हमारा जीरो है, और जो तो डाइवर्ट नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव करती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई फिर इधर जाएंगी फिर यहाँ से पाएंगी, मतलब इस तरह से, मतलब एक तरीके का एक रोटेशनल मोशन इनमें हो रहा है। तो जो रोटेशनल मोशन इसमें हो रहा है, तो अब कर्ल तो हमारा डाइवर्जेंस तो जीरो हो गया, लेकिन फील्ड लाइंस जो है वो ऐसी थी। अब यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा एक मूवमेंट होगा जिसको हमें रोटेट करके यहाँ, मतलब मान लो कि यहाँ से है और यहाँ आया, मतलब ये चीज़ यहाँ पे थी। अगर हम मान लो यहाँ पे एक कोई पोटेंशियल ही थी, मान लो कि कोई एनर्जी या मोमेंटम था कुछ भी, उसको अगर अगर ये इस तरीके से मूव करता तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोटेंशियल इज, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये जो, मेरी बात फिर से सुनो, यहाँ पे अगर मान लो कि ये जो फील्ड लाइंस मूव करी, इसमें कुछ तो मूव कर रही है, या तो एनर्जी या मोमेंटम या कोई ऐसी चीज़, एक पोटेंशियल तो मूव कर रही है, तभी तो हम ये फील्ड लाइंस यहाँ, मतलब इसकी स्ट्रेंथ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब जब आप मेजर करोगे तो एक हमको स्ट्रेंथ यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी कि कुछ तो है ऐसा जो इधर से यहाँ तक ये मूव कर रहा है। तो अगर ये इस तरीके से मूव करता, ऐसे स्ट्रेट मूव करता, तो हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोटेंशियल, वो पोटेंशियल हमको पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो, लेकिन ये इस तरीके से मूव तो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे कर्ल में मूव कर रहा है, मतलब कि रोटेशन में मूव कर रहा है। तो जब ये रोटेशन में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि मान लो कि ये जो पोटेंशियल मूव कर रहा था इसको मैंने बोल दिया कि वेक्टर, ये एक वेक्टर पोटेंशियल बोल दिया मैंने। तो अब हम इसका कर लेंगे तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो कि डाइवर्जेंस जीरो हो गया है, तो यहाँ पे एक कोई पोटेंशियल है, कुछ तो है, मान लो कि ये कुछ तो होगा ना, कोई एनर्जी होगी या कुछ भी, तो ए जो है,
तो हम इसको बोलते हैं कि B इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए क्या है हमारा वेक्टर पोटेंशियल है। अच्छा, यहाँ पे हम वेक्टर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा जो कर्ल होता है ना वो वेक्टर का ही लिया जाता है। डाइवर्जेंस आप ले सकते हो स्केलर का, लेकिन कर्ल जो है वो स्केलर का नहीं होता, ये वेक्टर का ही होता है। तो वेक्टर में मैंने क्या बोला कि B इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए, और ए क्या है हमारा एक वेक्टर पोटेंशियल है। समझ गए। और वेक्टर पोटेंशियल में क्या मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम पर यूनिट करंट। ठीक है, जो वेक्टर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, या तो एनर्जी है, या तो मैंने बोला ना कि ये या तो कुछ एनर्जी होगा या कुछ भी, और वो पर यूनिट कितना होगा, करंट होगा। ठीक है, ये होता है हमारा वेक्टर पोटेंशियल। अब देखो ये तो हो गया यहाँ पे कि B इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए हो गया। अब देखो आपने एक मतलब पढ़ा होगा मैक्सवेल इक्वेशन में कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो B की वैल्यू हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो डेल बी बाई डेल टी कर्ल ऑफ ए हो गया। क्लियर। अब देखो ये कैसा हो जाएगा कि कर्ल ऑफ E प्लस ये इधर आ जाए कर्ल ऑफ डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस E प्लस डेल ए बाई डेल टी इज 0। इसमें जो हमारा ये वाला पोर्शन है तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे, इसको मैंने डेल फाई ऐसे ले लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो E प्लस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस डबल डेल फाई मैंने ले लिया है। इसमें जो फाई है ये होता हमारा स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, और ठीक है ये हो गया हमारा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। यहां तक आपको तो समझ में आ गया। अब देखो E इज इक्वल्स टू, ये वाले इक्वेशन से देखो कि E इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी हो सकता है, ये हो सकता है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें गॉस मतलब जो ट्रांसवर्शन वाला एक हम फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे। तो देखो टेकिंग गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस डेल फाई, और फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई माइनस डेल लेमडा बाई डेल टी। ठीक है, अच्छा अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ ई कितना होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू किया है, ये डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जो हम लेते हैं तो वो क्या होता है, माइनस म्यू होता है, माइनस म्यू जे बाई ऐसा होता है ना समथिंग, हाँ माइनस अच्छा इधर नहीं, इक्वल्स टू नहीं, माइनस म्यू एप्सिलॉन 0 डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू म्यू जे। ठीक है, अब देखो E इज इक्वल्स टू कितना है, E इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल टी माइनस डेल ए बाई डेल टी, और B इज इक्वल्स टू कितना है, डेल क्रॉस ए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम जैसे ये डेल E है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू कहाँ गया, E इज इक्वल्स टू ये है, इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया कि फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये देखो ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो ये जगह माइनस डेल स्क्वायर फाई, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस हम इधर लेके जाएंगे तो ये डेल फाई प्लस डेल डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर हो गया। अब देखो कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि देखो जो कंडीशन होता है, जो कूलम गॉस का जो कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ कूलम गॉस, गॉस का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ए इज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज जीरो। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से हमको क्या मिला कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या याद रखना, ठीक है। ये हुआ, ये हमको मिला यहां से। अब देखो, अब हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, याद रखना ये इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको दिख तो रहा है ना। ये होगा कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल क्या है यार, डेल ई बाई डेल टी। अब हम क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। टेकिंग कर्ल बोथ साइड, दोनों साइड कर ले लो। तो कर्ल ऑफ बी, अच्छा आपको दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक, इज इक्वल्स टू, इस साइड भी हम कर ले लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए, अगर हमने कर ले लिया, ओके, कर लेने से होगा, एक सेकेंड रुको 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 रुको, यहाँ पर हम कर नहीं लेते, हम क्या करेंगे ना कि बी की वैल्यू कर लेने से नहीं होगा, कर ले लेंगे तो फिर ये भी तो जे है ना, नहीं ये कर नहीं लेंगे, काम करते हैं हम बी और ई की वैल्यू को रख देते हैं। तो डेल क्रॉस, तो बी की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए, और ये म्यू जे प्लस, और ई की वैल्यू हमको डेल डेल टी ऑफ ई की वैल्यू हमको कितनी है, ई इज इक्वल्स टू है माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, डेल ए बाई डेल टी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डॉट ए, एक माइनस आता है, प्लस डेल डेल ए इज इक्वल्स टू म्यू जे, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इसके साथ ये कैसे हो जाएगा कि म्यू जे, अच्छा एक काम करते हैं, माइनस को इधर लेके चले जाते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम सबको इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस में है ना, ये प्लस हो जाएगा। क्या करें इसको माइनस प्लस में, अच्छा पहले ऐसे करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो म्यू एप्सिलॉन ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे, डेल फाई बाई डेल टी, और ये माइनस म्यू एप्सिलॉन, और ये डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स, नहीं ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा रहेगा।
अब देखो ये जो मतलब हमने ये जो इक्वेशन निकाला है, इसमें देखो ये डेल स्क्वायर ए है और ये हमारा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हम इस इधर लेके जाओ तो ये डेल स्क्वायर ए प्लस यू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ हम बता रहे हैं कि देखो ये भी डाइवर्जेंस में है, ये भी डाइवर्जेंस में है ना, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस डेल, डेल कॉमन लेंगे तो डेल डॉट ए, यहाँ पे मैं दूसरे पेज में लिख देती हूँ आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से, एक सेकेंड रुको, देखो ये डेल स्क्वायर ए है, डेल डॉट ए, और यहाँ भी ये ए है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो हमारा ये प्लस में है, ये भी एक डाइवर्जेंस में यहाँ भी है, तो हम इसको एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डेल डॉट ए, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाइव डेल टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो ये म्यू और एप्सिलॉन रहेगा, म्यू जे रहेगा। अब हम इस नेगेटिव पॉजिटिव को सबको मतलब सेपरेट करो, मतलब एक साथ, तो देखो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ए डेल टी स्क्वायर माइनस डेल डेल डॉट ए प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाइव डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू जे। आ गया, ये आ गया ना। अब देखो हम कूलम गॉस कंडीशन लगाएंगे, टेकिंग लॉरेंस गॉस कंडीशन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कूलम गॉस में क्या होता है, डेल ए माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाइव बाई डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो होता है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सॉरी ये प्लस होता है जीरो, ठीक है, ये जीरो, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि डेल ए माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ए डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू जे। क्लियर है, ये हमारा आ गया क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। हाँ, तो ये एक इक्वेशन तो हमारा ये आ गया। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा ये आ गया स्केलर पोटेंशियल, सॉरी वेक्टर पोटेंशियल का। एक इक्वेशन मैंने ये पहले यहाँ पे करा था, देखो स्केलर पोटेंशियल वाला फंक्शन मैंने कहाँ किया था, हाँ ये डेल स्क्वायर फाइव डेल डेल, ठीक है। एक इक्वेशन हमने वो निकाला था कि डेल स्क्वायर फाइव प्लस डेल डेल टी ऑफ डेल ए इज इक्वल्स टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एक इक्वेशन स्केलर फाइव का आ गया। और एक कंडीशन जो मैंने लॉरेंज गॉस से निकाला था, देखो लॉरेंज गॉस वाला कंडीशन कि दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखो डेल फाई वाला इक्वेशन है, तब स्केलर पोटेंशियल का एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक हमारा ये वेक्टर पोटेंशियल का दिया हुआ है, और एक हमारा दिया हुआ है ये लॉरेंज गॉस वाला कंडीशन, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो दी हुई है ना, ये हमने निकाला किस चीज़ में, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो, ठीक है। ये जो हमने निकाला ये हमने किस में निकाला, एसआई में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, गॉसियन में। तो देखो गॉसियन में चेंज कैसे आता है, मैंने बोला था, अच्छा पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखो कि डेल ए प्लस ये है ना म्यू एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम बोलेंगे कि 1/c स्क्वायर डेल फाइव बाई डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि म्यू और एप्सिलॉन है तो 1/c स्क्वायर है। दिस इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, ज़ीरो। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल ए
माइनस म्यू, तो 1/c² डेल स्क्वायर ए डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू जे। ये देखो ये फाई है तो डेल स्क्वायर फाई, नहीं इसमें तो कुछ नहीं है तो इसको चेंज हमको नहीं करना पड़ेगा। अब देखो गाउसियन में ये कैसे चेंज होगा, तो गाउसियन में क्या होगा कि डेल ए, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 पाई, नहीं यहाँ पे तो 0 है तो ये तो वैसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। यहाँ देखो यहाँ पे j है तो j के साथ एक 4 पाई आएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए 1 माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ए डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई आएगा ना, हाँ तभी तो म्यू जे में आएगा, 4 पाई तो आना चाहिए। 4 पाई नहीं एप्साइलन नहीं, म्यू है ना, तो म्यू किस में कन्वर्ट होता है 4 पाई/c² में या फिर c में, तो ये जगह 4 पाई/c जे, ठीक है, म्यू 4 पाई/c में कन्वर्ट होगा। अच्छा ऑप्शन में हमारा 4 पाई/c² है या c, क्योंकि कभी c² होता है कभी c होता है, तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं हमारा c है, ठीक है, तो 4 पाई/c और यहाँ पे एप्सिलॉन है तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई डेल डेल टी ऑफ डेल ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, तो ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई रो, मतलब ये हमारा तीनों इक्वेशन आ गया। ये क्या है स्केलर पोटेंशियल, ये है वेक्टर पोटेंशियल, ये क्या है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये है हमारा वेक्टर पोटेंशियल और ये है हमारा लॉरेंज गॉस का जो हमारा कंडीशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलो अब ऑप्शन मैच करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा आपको दिख तो रहा है ना, क्योंकि प्रॉपर नहीं दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो हमारा डेल ए प्लस 1/c² डेल फाई बाई डेल टी है। सबसे पहले इसको ऑप्शन मैच करो। अच्छा डेल स्क्वायर फाई ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी देखो डेल स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर ए 1 - c² डेल स्क्वायर ए 1/4c/j, तो ये तो ठीक है। डेल ए 1+c डेल स्क्वायर फाई डेल टी स्क्वायर, ये मैंने कुछ गलत करा है क्या? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में डेल स्क्वायर फाई नहीं है डेल फाई है, ठीक है। यहाँ पे ये डेल स्क्वायर फाई नहीं है डेल फाई है यहाँ पे, तो ये तो हमारा वेक्टर पोटेंशियल करेक्ट है, ये फाई होगा क्योंकि ऊपर ये फाई है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर फाई है, ये ए की जो वैल्यू है ना, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो ए में नहीं आ रहा है, फाई में आ रहा है। तो देखो डेल डॉट ए की वैल्यू कितनी होती है, हमने एक स्केलर पोटेंशियल वाले टर्म में पढ़ा था, इधर देखो लॉरेंज गॉर्ज वाला कंडीशन, हाँ देखो ये कंडीशन देखो, ये है ना, तो दिस इज ए डॉल डॉट ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है माइनस म्यू एप्सिलॉन 0 डेल फाई अपॉन डेल टी हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो ये जगह डेल स्क्वायर फाई 1 डेल डेल टी और इसकी जगह माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू -4 म्यू। अब देखो ये है तो ये c होगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 म्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई वाला इक्वेशन भी हमारा हो गया। तो देखो फाई है 1 - c² डेल फाई 4 पाई है, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि वो माइनस आना चाहिए, ये यहाँ तो माइनस ही नहीं है, यहाँ देखो हाँ तो ये तो करेक्ट है, ये बी में देखो हो रहा है 1 - नहीं ये भी नहीं है, ऑप्शन सी, हाँ सी देखो, तो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर फाई 1/c² डेल फाई -4, हाँ तो स्केलर पोटेंशियल का ठीक है। वेक्टर पोटेंशियल देखो तो डेल स्क्वायर ए
1/c² माइनस, ये है हमारा इक्वेशन, आप ध्यान से देना, -1/c² del square A माइनस 4π/j/c। वेक्टर पोटेंशियल भी करेक्ट है। लॉरेंट कंडीशन में देखो तो 1 + a 1/c del phi by del t²। अच्छा, यहाँ पे c² होना चाहिए क्योंकि म्यू और एप्सिलॉन होता है ना, तो म्यू और एप्सिलॉन तो 1/c² होना चाहिए, तो ये c² होना चाहिए। phi = 0, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, आप एक बार फिर से देख लो। मैंने पहले क्या किया, गाउस लॉ लिया, वहाँ से फिर मैंने बताया कि कर्ल ऑफ बी हम लिखते हैं, फिर वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है उसको मैंने यूज़ किया। उसको यूज़ करके मैंने क्या किया, ई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की। इस ई की वैल्यू को मैंने गाउस लॉ में, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन गाउस लॉ जो है वहाँ पे रखा, वहाँ से मैंने स्केलर पोटेंशियल निकाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ, स्केलर पोटेंशियल निकाला। फिर वहाँ से जो एक और जो मैक्सवेल इक्वेशन में मैंने बी की वैल्यू में वैल्यू पुट करके, और वहाँ से फिर बी की जो वैल्यू है वो पुट करके यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वहाँ से सॉल्व करके फिर मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, लॉरेंट गॉस कंडीशन लगाया, और यहाँ से ये तीनों वैल्यू को मैंने एसआई में निकाला। एसआई में निकालने के बाद फिर मैंने उसको गॉसियन में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, डेरिवेशन ही है बस और कुछ नहीं। आप एक बार अच्छे से देख लो, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है, ठीक है, दिख रहा ना। ये 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि कॉलम गॉस के कंडीशन से दिस इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद ये है, ये कर्ल मैंने नहीं लिया है, मैंने क्या किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड ई, ई और बी की वैल्यू को मैंने पुट किया है, जहाँ पे बी इज इक्वल्स टू होता है कर्ल ऑफ ए एंड ई इज इक्वल्स टू मैंने प्रीवियसली निकाला कि फ्राई माइनस डेल ए बाई डेल टी। इसको मैंने बस यहाँ पे पुट कर दिया है, उसके बाद सॉल्व किया है, उसके बाद ये है हमारा। क्लियर है? यहाँ पे कर लो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओके नाउ। ठीक है, तो ये मैंने डेरिवेशन करा दिया है। अगर आपको स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, ऐसे मैं एक स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन ये मैंने डेरिवेशन इसलिए भी करा दिया ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में ना लॉरेंट गॉस कंडीशन और ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई थी अलग से, कि उसमें बस बोला स्केलर पोटेंशियल कौन सा है, वेक्टर पोटेंशियल कौन सा है। तो अगर हम डिराइव नहीं करते तो हम समझ ही नहीं पाते, इसीलिए मैंने डिराइव करके बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट में, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके नाउ, थैंक यू सो मच।